फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या करने वाले हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व न केवल एग्जाम के पर्पज से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि राज्यों को इसके माध्यम से निर्देश दिया गया है कि अगर वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हैं तो उस राज्य का क्या होगा, कल्याण होगा, यानी वहाँ के लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान होगा। तो राज्य सरकार जितने भी नीतियां बनाती है, जितने भी पॉलिसी बनाती है, जितने भी प्लानिंग करती है, वह सारा का सारा गाइडेड होता है किसके द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहां एक और राज्य सरकार को क्या दिया गया है, आदेश दिया गया है, एक आदेश नहीं कह सकते, निर्देश दिया गया है, एक्चुअल में डायरेक्शंस दिया गया है। और इस डायरेक्शंस के माध्यम से, जैसे फिल्म निर्माता अपने हीरो को डायरेक्शंस देते हैं कि आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेहतर बनेंगे, उसी तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से राज्यों को क्या दिया गया है, डायरेक्शंस दिया गया है, यानी निर्देश दिया गया है। आइए यहाँ पे देखते हैं कि संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान का पार्ट 4 है और आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए है कि इसका पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्ट 4 में और आर्टिकल जो है हमारा 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्या की गई है, व्याख्या की गई है। सबसे पहला आर्टिकल हमारे पास आता है आर्टिकल 36, यानी राज्य क्या होता है। तो राज्य शब्द की परिभाषा के बारे में कहा गया, इसका वही अर्थ होगा जो मौलिक अधिकार वाले भाग 3 में दिया गया है। हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार की व्याख्या पार्ट 3 में है। तो आर्टिकल 12 यानी आर्टिकल 12 में जो है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, और इसको हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो गया राज्य क्या होता है। तो राज्य का वही एक्सप्लेनेशंस मिलेगा जो आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिया गया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पास आता है 37। इस भाग में दिए गए सिद्धांतों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी ये सिद्धांत देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 37 बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 ये कहता है कि जो हमारे राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल बाय द लॉ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इन्फोर्सेबल बाय द लॉ का मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ। तो दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम देखते हैं हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशंस होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, यानी 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 के तहत कहाँ पहुँच सकते हैं, अपना सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के तहत। वहीं पर अगर राज्य जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता है तो इसको न्यायालय में आप ले नहीं जा सकते। यह ऐसा प्रावधान इसलिए रखा गया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वह इसके सिद्धांतों को हूबहू लागू करे। तो ये प्रोस्पेक्टिव रखा गया है, एक और फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है कि अगर आपको एक निर्देश दिया गया है, जैसे हम लोग टीचर हैं, टीचर क्या करते हैं, एक निर्देश देते हैं, पालन कीजिएगा तो आपका अच्छा होगा। जो भी स्टूडेंट टीचर के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं वो क्या होता है, वो अच्छा कर जाते हैं, कम समय में वो जल्दी सक्सेस कर जाते हैं। तो एक और बाध्यता है, एक और बाध्यता नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, बाध्य होता है, यानी राज्य सरकार को उसको पालन करना ही होगा, नहीं तो जुडिशरी का जो मेन फंक्शंस जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगी। यानी फंडामेंटल राइट जो है जहाँ पे परिवर्तनीय है न्यायालय द्वारा, वहीं पर डीपीएस परिवर्तनीय नहीं है। तो पहला आर्टिकल में हमने देखा, आर्टिकल हमारा 36 बात करता है किसको, स्टेट यानी राज्य को डिफाइन करता है, और आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएस जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए, यानी याद हो कि आपको दो आर्टिकल 37 क्या कहता है। 36 स्टेट को डिफाइन करता है, 37 कहता है कि ये इन्फोर्सेबल बाय द लॉ नहीं है। 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं अनुप्रमाणित हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा गया है। एक ऐसा आर्टिकल 38 क्या कहता है कि राज्य एक ऐसा आर्टिकल 38 बात करता है, सामाजिक व्यवस्था का बात करता है, सोशल ऑर्डर का बात करता है
ये किस चीज़ का बात करता है? सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल ऑर्डर का बात करता है। एक ऐसे सोशल ऑर्डर का बात करता है जिससे लाइफ के हर फील्ड हो, चाहे वो सोशल फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो या फिर पॉलिटिकल हो। यानी कहा गया है कि राज्य एक ऐसी सोशल ऑर्डर का निर्माण करे जिसमें हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिले। तो उस सामाजिक व्यवस्था यानी अगर हर राज्य ऐसा करेगा तो उसको क्या होगा, वो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय जो है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय जीवन की हर सभी संस्थाओं में वो क्या होंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सामाजिक विकास हुआ है वो सामाजिक विकास इस तरह से हुआ है कि वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया है, यानी उसमें बहुत सारे स्तर डेवलप हो गए। हम लोग जानते हैं हाई सोसाइटी, लो सोसाइटी, इस तरह का कास्ट बैरियर आ रहा है, बहुत सारे रिलीजन का बैरियर आ रहा है, लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है, एरिया का बैरियर आ रहा है। तो हम लोग जो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग देखते हैं बहुत सारे बैरियर्स बताए गए हैं, वो बैरियर्स के कारण जो है प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। लोग जो है राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और हम लोग जानते हैं अधिकांश हम लोग भारतीय जो हैं, सिर्फ बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है प्रॉपर तरीके से कि राष्ट्र क्या है और राष्ट्र के लिए हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ अपना खाना है, अपने बच्चे को पढ़ाना है, अपने तक ही लिमिट रहना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के लोगों तक जानकारी रख पाते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि स्टेट इस तरह से सामाजिक व्यवस्था करे, यानी इस तरह से लोगों को जागरूक करे, इस तरह से लोगों को फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले, ताकि सामाजिक लेवल पे, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, हर फील्ड ऑफ लाइफ में, हर एरिया के में जो है उसका क्या हो, योगदान बढ़े। वो उस चीज़ को समझे, उसके अंदर वो जागरूकता है और उस चीज़ के लिए जो है अपने आप को क्या करे, एक्टिवेट करे। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा चीज़ों में, चीज़ें सफल नहीं हो पाएंगी। हम जो है विकासशील से एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। कोई भी राज्य जो है, हम लोग देखते थे पहले बीमारू स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था, तो बीमारू स्टेट्स में हम लोग देखते हैं बिहार, यूपी, इन सारे स्टेट को क्या किया गया, शामिल किया गया। और हम लोग जानते हैं जो बीमारू स्टेट में जिसको भी कंसीडर किया गया है वो इंडिया का मेजर अपना पॉपुलेशन को क्या करता है, बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ से भारत को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो सामाजिक व्यवस्था बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। कहा गया कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाइए जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और अपना आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों जो डायमेंशंस है लाइफ का, वो उसमें वो ग्रो करें और राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे वो अपने आप को क्या करें, रिप्रेजेंट कर पाएँ। तब जाकर के जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का कॉन्सेप्ट रखा गया है, पब्लिक वेलफेयर का बात किया गया है, लोगों के स्टैंडर्ड जो है लाइफ ऑफ लिविंग जो है, जीवन का स्तर जो है उसको ऊंचा करने का जो एक ऊंचा आदर्श रखा गया है, वो सारे के सारे हमको किधर देख रहे हैं, देखने के लिए मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलता है। तो क्रिस्टल क्लियर है, एक एक आर्टिकल को ध्यान रखिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। तो 3 आर्टिकल आपका अभी यहाँ तक डिस्कस हो चुका है। आर्टिकल 37 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टेट को डिफाइन किया गया और कहा गया कि स्टेट की वही परिभाषा जो होगी जो आर्टिकल 12 में यानी फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। आर्टिकल 36 का ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में 37 ये कहता है कि जो है डीपीएस जो है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है यह इन्फोर्सेबल नहीं होगी लॉ के द्वारा। 36 किसका बात किया, स्टेट का बात किया। स्टेट वही परिभाषा दिया गया जो आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। 37 बात करता है कि डीपीएस यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ नहीं होगा। 38 जो है वो क्या किस चीज़ का बात करता है, 38 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बात किया गया है सोशल ऑर्डर का, यानी एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विकास होगा, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के विकास की बात की गई है जिसमें लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों फील्ड ऑफ लाइफ में जो है उसको क्या मिले, पार्टिसिपेशंस मिले और एक जो है स्वस्थ हेल्दी इन्वायरमेंट का निर्माण हो। नेशनल लेवल पे वो अपने आप को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट अगर आर्टिकल का बात करते हैं तो आर्टिकल हमारा क्या हो रहा है, 39 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राज्य अपनी नीति का विशेष रूप से संचालन इस प्रकार करेगा कि सुनिश्चित हो सके सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समझने का कोशिश कीजिए, 39 बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
जीविका का साधन, यानी आप इस तरह से विकास कीजिए, इस तरह से विकास कीजिए हर आदमी को अपने जीविका का साधन प्राप्त हो पाए। क्योंकि जब तक उसको जीविका का साधन नहीं होगा, वो अच्छा खाएगा नहीं, अच्छा पिएगा नहीं, अच्छे तरह से रहेगा नहीं। वो कैसे होगा? जब उसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम देंगे, उसको जीविका का प्रॉपर साधन देंगे। तो राज्य जो है रोजगार का उत्पत्ति करे, रोजगार को उसके साथ उसको कनेक्ट करे, तब जाकर के लोगों का जब इनकम बढ़ेगा, जीविका का साधन मिलेगा, वह एक स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा, उसके परिवार, उसके बच्चे, समाज, एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब तक आपको जीविका नहीं मिलेगी, जब तक आपका इनकम नहीं मिलेगा, ना तो आपका गरीबी मिटेगा, ना तो आपका भुखमरी मिटेगा, ना ही आपका बेरोजगारी मिटेगा। और ये 3 पिलर हैं जिस पे ही पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, आधारित। तो यहाँ पे कहा गया है कि राज्य जो है जीविका का साधन सबको पर्याप्त रूप से मिले, इस तरह का क्या करे, व्यवस्था करे। नेक्स्ट कह रहा है कि सामुदायिक भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि वह सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन बन सके। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर आप इस डायग्राम को देखिएगा तो 10% पॉपुलेशन है, 90% आपका रिसोर्स है, ये पॉपुलेशन है, ये रिसोर्स है। इसको आप रिवर्स कर दीजिए, पॉपुलेशन जो है वह हमारे 90% रिसोर्स को क्या कर रखा है, कैप्चर कर रखा है। टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी जैसे ग्रुप्स जो हैं ये क्या कर सकते हैं, ये हमारे 90% रिसोर्स को क्या किया है, कैप्चर कर रखा है। वहीं दूसरी ओर 90% पॉपुलेशन जो है मात्र 10% रिसोर्स पे क्या है, अपने आप को क्या कर रखा है, केंद्रित कर रखा है। तो सिंपल सा बात है कि अगर जो हमारा क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर लिख रहा है कि सामुदायिक भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, सामुदायिक भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट हुआ इस तरह से हुआ है। मात्र 10% पॉपुलेशन जो है हमारे 90% रिसोर्सेज को क्या कर रखे हैं, कैप्चर कर रखे हैं। वहीं पर 90% पॉपुलेशन मात्र 10% रिसोर्स पे अपने आप को रखे हुए हैं। यही मेन कारण है इस तरह का जो सामाजिक अव्यवस्था फैला हुआ है, गरीबी फैला हुआ है, बेरोजगारी फैला हुआ है, बीमारी फैला हुआ है, शिक्षा का सही से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। और जब तक शिक्षा का सही से तरह से प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक जो है आप जो है प्रॉपर तरीके से लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे। फ्रेंड्स, क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे आप समझने का कोशिश कीजिए। 39 इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चूंकि 39 पे जो हमारा जो भौतिक संसाधन है उसके उसके स्वामित्व यानी उसके ऑनरशिप और उसके नियंत्रण यानी उसके कंट्रोल का बात करता है। तो स्वामित्व और नियंत्रण जो है वो गलत तरीके से हो पाया है, प्लानिंग और पॉलिसी सारी फ्लॉप कर जा रही है। तो कह रहा है कि इस तरह से आप उसको डिसेंट्रलाइज कीजिए, उस तरह से विकेंद्रित कीजिए कि सबके पास जो है वो चीजें पहुंच पाए। फिर कह रहा है धन और उत्पादनों का संकेंद्रण ना हो, धन और उत्पादनों के साधनों का संकेंद्रण ना हो, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। अब पहला तो आपने देख लिया कि आप इसमें 39 को सही से समझते जाइए, इसमें जो जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको समझिए। फर्स्ट में आपको क्या कहा गया, सामुदायिक भौतिक संसाधनों का। दूसरा बात कर रहा है धन और उत्पादन, धन और उत्पादन के साधन, धन और उत्पादन के साधन, वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस जो है उसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस का बात कर रहा है कि वो जो है वो संकेंद्रण ना हो, कॉन्सेंट्रेट ना हो। लेकिन हम लोग देखते हैं, इन प्रैक्टिकल देखते हैं तो हमारा लाइफ ऐसे ही है, धन भी उसी के पास है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस भी वही है, उद्योगपति पूंजीपति और ज्यादा समृद्ध होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट क्रिस्टल क्लियर कर रहा है कि आप अपने संसाधनों का इस तरह से संकेंद्रण कीजिए, प्रॉपर्टी का इस तरह से संकेंद्रण कीजिए कि इस तरह से उसका संकेंद्रण ना हो, यानी संकेंद्रण हो रखा है जो, उसको इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट कीजिए। बात समझ में आया? जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना ज़्यादा जो है
समाज जो है एक हेल्दी इन्वायरमेंट का निर्माण करेगा, एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो पाएगा। तो 39 सामुदायिक संसाधनों के संकेंद्रीकरण को दूर करने का बात करता है। धन और संपत्ति का जो साधन है उसका संकेंद्रण को दूर करने की बात करता है। महिला और पुरुष दोनों को इक्वल वेजेस दें। हम लोग जनरली देखते हैं कि पुरुष को ज़्यादा इनकम मिलता है, उसकी आय ज़्यादा होती है, महिलाओं को कम दिया जाता है। तो कहा गया कि चूंकि दोनों सेम टाइम में सेम वर्क कर रहे हैं, तो आप उसको दोनों को क्या कीजिए, इक्वल पेमेंट दीजिए, इक्वल वेजेस प्रोवाइड कीजिए। नेक्स्ट है श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का, बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। एक तो ये आपको ध्यान रखा गया है श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का, यानी इसमें 2 पॉइंट रखा गया, आप ध्यान रखिएगा। जो श्रमिक है लेबर क्लास है, लेबर क्लास क्या उसका है, ऐसा नहीं कि उसको आप मिसयूज कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्ट्री एक्ट्स वगैरह देखते हैं तो उसमें इस पे कंसीडर किया गया है, इस पे ध्यान रखा गया है। जो बालक हैं, हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बालक जो हैं उसको यूज किया जाता है अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। तो आर्टिकल 39 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 39 ये कहता है कि आप जो है भौतिक संसाधनों के संकेंद्रण को दूर करें, धन और उत्पादन के जो मीन्स हैं, साधन हैं, उसके संकेंद्रण को दूर करें, पुरुष और महिला दोनों को समान वेतन दें, श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जो बच्चे हैं, सुकुमार बच्चे हैं, उसका दुरुपयोग नहीं कीजिए, उसकी अवस्था का दुरुपयोग नहीं कीजिए, उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। तो ये सारी बातें आपका आर्टिकल 39 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं 39 का यानी ए का, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता राशि सुनिश्चित करेगा, न्याय सभी के लिए सुलभ हो। यहाँ पे बात करता है जुडिशरी का। जुडिशरी यानी न्याय का। हम लोग जानते हैं कि गरीब लोग जो है उसको न्याय नहीं मिल पाता है या उस लेवल तक वो नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एडवोकेट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो राज्य जो है फ्री लीगल एड का जो है सुविधा प्रदान करे। तो राज्य का ये परम कर्तव्य होगा कि वह उसको क्या करे, उस तरह की सुविधा को दे। नेक्स्ट है न्याय 40 भी बहुत इंपॉर्टेंट। ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य ग्राम पंचायतों के स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कहा। हम लोग जानते हैं आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे तरह से हर स्टेट क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आर्टिकल 40 क्या कर रहा है, पंचायती का। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आर्टिकल 36 बात करता है स्टेट का। 37 कहता है कि डीपीएस जो है लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होता है। 38 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आर्टिकल, एक सोशल ऑर्डर का बात करता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 39 और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 39 जो है वो बात करता है कि संकेंद्रण ना हो, सामुदायिक भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण ना हो, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण ना हो, पुरुष और स्त्री दोनों को समान वेतन मिले, श्रमिकों को अच्छे स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किए, सुकुमार बालकों के अवस्था का दुरुपयोग ना हो। ये सारी बातें 39 में बात किया गया है। और 40 में जो बात किया गया है आपका एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का बात किया गया, दैट इज़ द ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत को एक्सिक्यूट करने के लिए ही पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया है, लाया गया है। नेक्स्ट है 41 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार इसका प्रावधान करेगा। जैसे काम का बात किया, शिक्षा का बात किया और लोक सहायता का बात किया गया है। तो काम, शिक्षा और लोक सहायता के लिए सरकार जो है अपने संसाधनों के अनुसार क्या करे, व्यवस्था करे। अगर आप काम का बेहतर अवसर प्रदान करते हैं, शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करते हैं, लोक सहायता, वृद्धा पेंशन योजना हो गया, लड़कियों के लिए अब जो बहुत सारे योजनाएं लाई गई है, लाया जाता है ना, विकलांग लोगों के लिए, जो डिप्राइव्ड सोसाइटी है उसके लिए उत्थान के लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लाती है, रिजर्वेशंस वगैरह है। नेक्स्ट है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता का प्रबंध करना।
कह रहा है कि आप जो है काम का एक न्यायसंगत दशा प्रदान कीजिए। अब एक ही रूम में देखते हैं हम, जो लेबर क्लास है, एक ही रूम में ठूस-ठूस कर के रखा जाता है। अभी यहाँ पे दिल्ली में ही यहाँ पे है, भजनपुरा साइड एक एरिया है, वहाँ पे एक बहुत पहले आर्टिकल आया था जिसमें एक लड़का को रिकवर किया गया था। तो वो पिछले 6-7 साल से सनलाइट देखा ही नहीं है और उसके बॉडी पे इतना ज़्यादा मार्किंग है, मारा गया है उसको। आप समझ सकते हैं कितनी दुर्दशा है, दयनीय अवस्था है, लोगों का कैसे मिसयूज किया जाता है उसकी अवस्थाओं का। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, राज्य श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और एक अच्छा जीवन स्तर शुरू करें। अब निर्वाह मजदूरी का बात करता है कि आप इतना पैसा दीजिए, निर्वाह मजदूरी क्यों? अपना जैसे हम देखते हैं जो नरेगा मनरेगा जैसी योजनाएं चलाई गई, एक्चुअल में वो आर्टिकल 43 को ही एक्सिक्यूट करने का बात किया है। जो यहाँ प्रसूति सहायता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है 1961 का, वो इसी पर्पज से लाया गया है। फिर आगे हम देखेंगे 43 का अगर बात करें तो 43 का में जो है जो बात किया गया 43 का में, वो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अब देखिए, उद्योगों के प्रबंधन का बात करता है, यानी मैनेजमेंट में, यानी जिसके लिए काम होता है, जो वर्क क्लास होता है, जो मजदूर वर्ग होते हैं, उसको क्या कीजिए, प्रबंधन में पार्टिसिपेट कीजिए, मैनेजमेंट में लेकर के आइए। जितना ज़्यादा वो मैनेजमेंट में लेकर के आइएगा, उतना ज़्यादा वो चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। इस चीज़ का बात आपका किया गया 43 का में, उद्योगों के प्रबंधों में कर्मकारों का भाग लेना। 43 खा क्या कहता है, सहकारी आंदोलन, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। हम लोग जानते हैं कि बहुत तेज़ी से जो है आपका सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स वगैरह जो है, स्वयं सहायता समूह, ये सारा का विकास जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसका प्रावधान यहाँ पे दिखाया गया आर्टिकल 43 ख में। क में आपको मैनेजमेंट का बात कर रहा है, मैनेजमेंट जो है कर्मकार को पार्टिसिपेट करवाइए। और दूसरा जो है आपका 43 ख, वो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बहुत सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना डेवलपमेंट में। हर चीज़ जो है सरकार नहीं कर सकती, लेकिन सरकार इस तरह का प्रावधान दे, इस तरह से लेकर के आए ताकि लोग जो है अपनी छोटी छोटी बचत को क्या करें, वो छोटी छोटी बचत का किस तरह से उपयोग कर सकता है। इसलिए यहाँ पे सरकार जो है आपका सहकारी सोसाइटी यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप वगैरह सबका क्या करती है, डेवलपमेंट का बात करती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड का बात करते हैं, यानी जो है कॉमन सिविल कोड का जो बात किया गया है वो आर्टिकल 44 में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 44। लेकिन भारत इतना डाइवर्सिफाई स्टेट है, इतना ज़्यादा विविधतापूर्ण राष्ट्र है, इसको लाने में थोड़ी सी दिक्कत है। तो जो भी राजनीतिक विल का कमी है, पॉलिटिकल विल का कमी है, उसको दूर करके कहा गया कि अगर आप समान सिविल कोड लेकर के आइए, हिंदू मुस्लिम या अदर में जो भी आप देखते हैं पर्सनल लॉ है, उसको सबको यूनिफाइड कर दीजिए, कॉमन सिविल कोड लेकर के आइए। नेक्स्ट है आपका बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 6 वर्ष से कम आयु का बात किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों का प्रावधान किस में है आपका 45 में। 46 है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का, यानी यहाँ पे जो है SC ST कैटेगरी के बच्चों का या अदर जो है वीकर क्लास जो है उसके दो आपका एजुकेशंस और अर्थ संबंधी यानी आपका इकोनॉमिक कंडीशंस को अच्छे करने की बात की गई है। 47 का बात करता है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य। हम देखते हैं बहुत सारी फैसिलिटी सरकार इसके लिए लेकर के आई है, मिड डे मील वगैरह आप देख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन का संगठन। हम जानते हैं कि भारत जो है गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन जो है जीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है, तो उसको किस तरह से प्रॉपर आप डेवलप कर सकते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है 48 का पर्यावरण और संरक्षण, संवर्धन और वन जीवों की रक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि जब तक आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, आप लाख अच्छा कर लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स को आप बहुत अच्छा कर लीजिए, लेकिन आपका नेचुरल रिसोर्स अच्छा नहीं होगा तो आप चीज़ें क्या होंगी, आधा अधूरा होंगे। तो यहाँ पे आपका 48 का जो है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा की बात करता है। नेक्स्ट है 49 राज्य
राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। हम लोग देखते हैं कि जो है राष्ट्रीय जो स्मारक है, प्लेसेस है, थोड़ा-सा भी मिसमैचिंग होता है, हम उसको तोड़-फोड़ करना शुरू कर देते हैं, उसको गलत तरीके से यूज़ करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात करता है कि इसके लिए सरकार क्या करे, संरक्षण के लिए उपाय करे। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट किया गया है, दोनों को इंडिपेंडेंट किया गया है, दोनों इंटरफेयर ना करें। इसके लिए इंडिपेंडेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेशंस बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 50, इस पर भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका आसपास का इन्वायरमेंट आपका बेहतर नहीं होगा, आसपास के पड़ोसी देश बेहतर नहीं होंगे, वह स्वस्थ नहीं होंगे, वहाँ पे डिस्टर्बेंस है तो आपको भी उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है। तो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कहा गया है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो ये आपका क्लियर है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें जो आर्टिकल 36 से 51 की जो बातें कही गई है, अगर राज्य उसको अच्छे तरह से एक्सिक्यूट करता है, अच्छे तरह से उसको क्या कहते हैं, लागू करता है, तो निश्चित रूप से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। तो एग्जाम में इसका मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डीपीएस को बिहार में जो है, डीपीएस में जो बिहार से रिलेटेड जो भी सरकार इसको लागू करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लाया गया है, इसमें भी मैंने मेंस दिया है 2-3 एक बार, तो हमको टकराया ही एग्जाम में। तो आइए आप जो है बहुत अच्छे आसानी से कीजिएगा, एक एक आर्टिकल को समझने का कोशिश कीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिए, तो ये आर्टिकल आपको बहुत आसान लगेगा, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आर्टिकल रटने का नहीं है, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनने वाले हैं, तो इसी को एक्चुअल में आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जिस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है आगे जा करके, उस चीज़ का आपको समझ पहले से है। एक्चुअल में यही सारे उद्देश्य होते हैं इस एग्जाम में इन सारे टॉपिक को पढ़ने का। चूँकि हम उस सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं, इसी चीज़ को एक्सिक्यूट करने जा रहे हैं, तो इसकी समझ हमारे पास पहले से होनी ही चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान सा टॉपिक है और लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉपिक है। आप बहुत आसानी से इसको करने वाले हैं। एक एक आर्टिकल को सही से देखिए। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, इसमें हम इससे रिलेटेड जो अभी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी में, बीपीएससी में, उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप और भी बेहतर तरीके से डीपीएस पे क्या हो जाएगा, आपका कमांड हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।